दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को तूफानी गिरावट देखने को मिली। लगातार जो नए हाई बना रहा था स्टॉक, उसमें भारी गिरावट हुई क्योंकि सिल्वर पूरी तरह से क्रैश कर गया। सिल्वर की प्राइस इतनी जोर से गिरी कि उसका असर हिंदुस्तान जिंक पे देखने को मिला। अब ये सिल्वर में जो गिरावट का सिलसिला है, क्या वो थमने वाला है या अभी भी पेन बाकी है, भारी गिरावट बाकी है? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हिंदुस्तान जिंक क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर पाएगा या अभी बिकवाली का जोर बढ़ेगा? तो हिंदुस्तान जिंक की संभावनाओं को तलाशेंगे, जिसमें सिल्वर का बड़ा योगदान है इनके बिजनेस में। ऐसे में क्या रणनीति बन रही है आगे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट का क्या रुझान है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हिंदुस्तान जिंक के अंदर सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो वेदांता की है और वेदांता ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बाजार में ट्रिम कर दी है। इससे भी थोड़ा सा दबाव बनाए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 626 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को 12.47% की भारी भरकम गिरावट के साथ। तो थर्सडे की क्लोजिंग 715 पर थी। प्रॉफिट बुकिंग गुरुवार को ही शुरू हो चुकी थी क्योंकि सिल्वर में गिरावट शुरू हुई थी। अब ये शुरुआत कमजोरी हुई 690 पर ये 690 ये ही ऊपर का है। ये यहाँ से लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, नतीजा ये कि सीधा 622 पर आ गया। तो इस स्टॉक ने वैसे जबरदस्त दौड़ भी लगाई। 378 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई आप देख सकते हो 733 का है जो इसने अभी रिसेंटली बनाया। उसके बाद आप देखें तो भारी गिरावट ऊपर के लेवल से देखें तो करीब 100 रुपीज डिस्काउंट में स्टॉक आ गया है। काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ जो ऊपर के लेवल में फंस गए। मार्केट कैप इसका 2.66 लाख करोड़ के आसपास है। नतीजा ये रहा कि आप देखिए मेटल सेक्टर की ये नंबर 1 कंपनी बन गई थी। अपनी मुख्य कंपनी, पेरेंट कंपनी वेदांता को पीछे छोड़ के ये नंबर 1 बन गई थी। इसका पी रेशियो 22.44 का है, जबकि 3.78% का शानदार डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में 5.95% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी बड़ी तेजी के बाद आप समझ सकते हो कि गिरावट इसमें देखने को मिली है। 1 मंथ के हिसाब से आपको 1.61% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 29.96% के आसपास की इसने दौड़ लगाई है। 6 मंथ की बात करें तो 43.69% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 41.09% के आसपास की तेजी बनी है। तो काफी समय से स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सिल्वर की प्राइस बढ़ने लगी इसने भी बेहतर करना शुरू किया। लेकिन अब जैसे सिल्वर की प्राइस गिरी है तो इसका ऊपर अब देखें निगेटिव असर देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देखो कि हिंदुस्तान जिंक का और सिल्वर का सीधा ही संबंध है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस में आप देखें तो 40 से 45% का योगदान इसके टोटल एबिटाडा के अंदर सिल्वर का है। तो अब सिल्वर की प्राइस गिरेगी तो नेचुरली आप समझ सकते हो हिंदुस्तान जिंक भी गिरेगा। तो सबसे बड़ा जो योगदान था इसी वजह से सिल्वर की प्राइस जैसे बढ़ी। और देख सकते हो कि जनवरी 2026 में ये 3,70,000 पर केजी के हिसाब से प्राइस पहुंची। इसका असर हुआ कि हिंदुस्तान जिंक का जो बिजनेस है वो भी जबरदस्त बढ़ा और हिंदुस्तान जिंक को भी जबरदस्त फायदा हुआ। हिंदुस्तान जिंक की बात करो, इंडिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है, नंबर 1। और पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें तो इसे टॉप 5 में शामिल है सिल्वर प्रोडक्शन में। तो ये देखियो कि 158 मैट्रिक टन इन्होंने सिल्वर का प्रोडक्शन किया क्वार्टर से 2026 के दौरान। तो यहाँ पे एनुअल आउटपुट देखो तो इसका 22.5 मिलियन टन के ऑन्स के आसपास है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बहुत जबरदस्त इसका प्रदर्शन है और काफी अच्छा सिल्वर का काम करती है कंपनी। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखे तो यहाँ पे करीब 44% जो टोटल एबिटाडा में इसका योगदान देखने को मिला है क्वार्टर 3 के दरमियान। नेट प्रॉफिट में देखें तो 46% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो 3,916 करोड़ तक पहुंचा है सिल्वर की वजह से। तो आप समझ सकते हो सिल्वर का सबसे बड़ा रोल है और सिल्वर अगर गिरेगा तो हिंदुस्तान जिंक भी नीचे आएगा। तो सिल्वर की प्राइस बढ़ने के पीछे वजह सिर्फ यहाँ पे बाजार में सट्टाबाजी नहीं है, बल्कि इसका इंक्रीज हो रही है इसकी डिमांड है। स्पेशली अगर आप देखें सोलर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, AI सेक्टर में काफ़ी सारा इस्तेमाल हो रहा है। पावर सेक्टर में से लेके नई टेक्नोलॉजी में सिल्वर का इस्तेमाल होता है और हिंदुस्तान जिंक इसकी सबसे बड़ी कंपनी है तो उसको फायदा हो ही रहा है। और आप देखें इस तेजी का फायदा उठा के यहाँ पे OFS लाया गया था वेदांता की तरफ से। हिंदुस्तान जिंक के अंदर वेदांता ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है और अपना प्रॉफिट बुक किया क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी बड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुका है, यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है।
तो देख सकते हो कि बजट के पहले चांदी को जबरदस्त झटका लगा, 37% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट में वृद्धि, कीमतें गिरने के बाद सट्टेबाजी की पोजीशन का लिक्विडेशन और निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुक करना है, बहुत सारे रीजन हुए जिसकी वजह से ये चांदी में गिरावट देखने को मिली। तो 30 जनवरी का दिन शुक्रवार बहुत भारी रहा सिल्वर के लिए, 37% की एक ही दिन में गिरावट हुई। सिल्वर फ्यूचर में 31% की गिरावट देखने को मिली, जो मार्च 1980 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1980 का यहाँ पे रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया, जब 31% की भारी गिरावट हुई है। और इस सप्ताह की शुरुआत में देखें तो $120 प्रति औंस से ज़्यादा के रिकॉर्ड के स्तर पे पहुंच गई थी सिल्वर, और केवल एक रात में इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में सिल्वर से जुड़े जो ETF है उसकी स्थिति और खराब रही। प्रो शेयर अल्ट्रा सिल्वर ETF की कीमतें की ट्रेडिंग के सेशन में 60% गिर गई, जबकि आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट ETF में 29% की गिरावट देखने को मिली। दोनों फंड्स के लिए अब तक का सबसे खराब दिन था। रात भर की बिकवाली में जो हुई, इसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे थे। तो ये देख सकते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को फेड के पूर्व गवर्नर केविन वॉश को अमेरिकी केंद्रीय फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया है। वह जेरोम पॉवेल का अब कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी जगह लेंगे। वॉश की पॉलिसी तय करते समय सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। उनके नॉमिनेशन से शॉर्ट टर्म में फेड की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ और चिंताओं को कम कर दिया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सोने और चांदी जैसी कीमतों के लिए नकारात्मक है। तो अगर डॉलर मजबूत होगा फेड की वजह से, तो इससे सोने चांदी की कीमतें में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डॉलर फिर से मजबूत दिखाई दे रहा है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 97 के इस निशान से ऊपर वापस आ गया है। मजबूत अमेरिकी डॉलर सोने और चांदी दोनों के लिए निगेटिव है। इन धातुओं की जो ग्लोबल स्तर पर जो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से कीमत तय होती है, डॉलर में तेजी आने से इन विदेशी खरीदारों के लिए महंगी हो जाती है और मांग कम हो जाती है। ऊंची ब्याज दर भी सोने और चांदी जैसे एसेट के लिए निगेटिव है। तो ये सारी रीजन की वजह से सोने चांदी में गिरावट शुरू हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनको रेटिंग प्राप्त हुई है। देख लीजिए 7.39 यानी 7:39 पे यहाँ पे रेटिंग जो थी, यहाँ पे कंपनी को इकरा की तरफ से रेटिंग प्रोवाइड की गई है। जो इनकी देख सकते हो कि कमर्शियल पेपर है 5000 करोड़ रुपीज का, उसके ऊपर इकरा की तरफ से A1+ की रेटिंग को रीअफर्म कर दिया गया। जो रेटिंग पहले थी उसको बरकरार रखा हुआ है। तो एक अच्छी बात है कि रेटिंग एजेंसियां रेटिंग अभी भी बनाए रखी है। तो हिंदुस्तान जिंक की प्राइस इस समय भले नीचे आई वो सिल्वर की वजह से, लेकिन बिजनेस मजबूत है और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से और बेहतर करेगा स्टॉक। थोड़े समय के लिए यहाँ पे दबाव की स्थिति बनेगी, लेकिन क्रेडिट रेटिंग का यही इशारा है कि हिंदुस्तान जिंक का जो विजय रहता है आगे भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। अगर हम यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.8% है, जो वेदांता की। इन्होंने फिलहाल इसमें हल्की सी अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। तो वेदांता इसमें प्रमोटर के तौर पे उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। और उसके बाद में FI की यहाँ पे 1.5% की हिस्सेदारी है, जो बड़ी है। आप देखें सितंबर में 1.3% की हिस्सेदारी थी। DI की बात करूँ, उनकी होल्डिंग यहाँ पे हल्की सी ट्रिम हुई है, 32.6% की होल्डिंग है दिसंबर में, जो सितंबर 32.8% के आसपास थी। जनरल पब्लिक की होल्डिंग अनचेंज है, 4% पर है अभी भी, और पहले भी यानी बहुत कम हिस्सेदारी यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास, मात्र 4% की हिस्सेदारी है। और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो इतना अप डाउन भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जनरल पब्लिक की यहाँ पे रोल बहुत कम है। अब यहाँ पे देखो पूरे जनरल पब्लिक जितनी हिस्सेदारी यहाँ पे देखें तो लगभग आपको इंश्योरेंस कंपनी की ही दिखाई देगी। 3.59% की होल्डिंग तो इंश्योरेंस कंपनी है, जितनी 4% के आसपास की हिस्सेदारी जनरल पब्लिक के पास भी है। उसमें भी LIC यूलिप जो यूलिप ग्रोथ फंड है उनकी 3.31% की हिस्सेदारी है, यानी LIC ने काफी बड़ा निवेश किया हुआ है। तो कुल मिला के आने वाले समय फिर स्थिति बदलेगी तो ये स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।